हमारे स्टूडियो घटना चक्र लाइव में आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता व वर्तमान जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एवं मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री लक्ष्मण मौर्य जी उपस्थित हैं। उनके सामने जनता के सवालों को लेकर के मैं ब्यूरो चीफ डॉक्टर श्रीराम विश्वकर्मा उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्टूडियो में आए हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले जनता के सवाल अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहेंगे कि पूर्व में भी आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे और वर्तमान सरकार में भी आप जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। दोनों समय में आप क्या अंतर महसूस करें? मैं जब 2010 में जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन रहा, उस समय सरकार सहकारिता की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब से इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और हमारे लोकप्रिय सहकारिता मंत्री आदरणीय JPS राठौर जी इस प्रदेश के सहकारिता मंत्री हुए हैं, और भारत में आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के मंत्री हुए हैं। तब से सहकारिता के क्षेत्र में पूरे भारत में बहुत बड़ी क्रांति आई है। उसके साथ उत्तर प्रदेश में सरकार की ऐसी मंशा है, आदरणीय राष्ट्रीय जो हमारे सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, उनकी सोच भी है कि हम उत्तर प्रदेश को जिस तरह अन्य प्रांतों में गुजरात में कोऑपरेटिव जमीन स्तर से जुड़ा है, घर घर जुड़ा हुआ है, उसी तरह हम उत्तर प्रदेश में भी सहकारिता के क्षेत्र में हर व्यक्ति को, हर घर को सहकारिता से जुड़े और उनको सरकार की योजनाओं को लाभान्वित करवाएं। अध्यक्ष जी, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के माध्यम से जनता को किस प्रकार आप लाभ दिला रहे हैं? आज यह सरकार श्री आजमगढ़ में 250 पैक्स समिति है, 24 हमारी शाखाएं हैं। 200 पैक्स समिति में हम करीब लगभग इस बार 230 समितियों पर खाद पहुंचाने का काम किए हैं, जो अब तक ये रिकॉर्ड रहा है। फिर 10-15 साल के बाद यह पहली बार इतनी बड़ी पैमाने पर हर समितियों पर खाद गई है। दूसरी चीज, जब से यह सरकार बनी, आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश स्तर पर जो समितियां डिफाल्टर थी, उसमें 10-10 लाख का उन्होंने क्रेडिट के माध्यम से इनको खाद देने का काम किया। जो भी शेष कमी बेसी रह जाएंगी, जो 10-10 लाख सरकार ने दिया है, वह बिना ऋण का पैसा रहेगा, बिना ब्याज का, और उससे खरीद करके हम किसानों को खाद वितरण करेंगे और हमारा लेन देन पुनः समितियों से चालू हो जाएगा। तीसरी चीज, जब यह सरकार अपनी बनी है, हम सबसे कम ब्याज पर 3% के ब्याज पर किसान को 3 लाख तक लोन दे रहे हैं। अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले रहा है तो उसको 3 लाख, और अब हम कोऑपरेटिव बैंक भी जो है भैंस पालन के लिए, मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए और तमाम ऐसी कृषि योजनाएं हैं जिनके लिए ऋण उपलब्ध करा रहा है। और हमारी सभी ब्रांचें अब CBS हो गई हैं। हमारे सम्मानित जनपद के सभी लोगों को
अब पैसा मिल जा रहा है, कहीं किसी हमारे किसान भाई को, किसी जनता को कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही है। पूर्व में आप बीएसपी के कार्यकर्ता रहे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आना कब हुआ और कैसे हुआ? देखिए 2014 में जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर इस देश की जनता ने मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के जब इस देश में प्रधानमंत्री बनाई, हम लोग भी देखे कि एक ऐसे ही नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। वाकई देश के ऐसे नेता की ईमानदार नेता की आवश्यकता थी, जिनका न कोई परिवार है, जिनके न कोई रिश्तेदार है, जिनका न कोई घर है। ये देश ही उनका घर है, इस देश की जनता ही उनका परिवार है। यह जो भी कुछ है इस देश की जनता है, सारी चीज जो उनके है। जब हम लोग देखा कि आज तक जो गुजरात ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हो कई बार, भारत ऐसे देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री हो, न इनके पास अपना कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। उस समय हम लोग देखे कि ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर हम लोग कार्यकर्ता बन करके निश्चित रूप से देश और प्रदेश की सेवा कर सकते हैं, तब एक दिमाग में आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हम लोग चले तो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाएं। और उत्तर प्रदेश में मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, उस समय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन किया और उन्हीं के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी का मुबारकपुर प्रत्याशी बना और यहाँ चुनाव लड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद से मैं जिले का चेयरमैन हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो जनहित में है, देखने से भी लगता है पूरे देश की जनता आज पार्टी पर विश्वास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर विश्वास कर रही है। आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के कार्यों को जो जनता ने मोहर लगाया, दूसरी बार देश में सरकार लाया और प्रदेश में सरकार लाया और तीसरी बार ने जनता भी मन बनाया कि हम देश के प्रधानमंत्री 2024 में आदरणीय मोदी जी को बनाएंगे। ऐसे कार्य हैं आदरणीय मोदी जी के और इस पार्टी के। अगला प्रश्न हमारा आपसे है, भारतीय जनता पार्टी में आप 2017 में विधानसभा मुबारकपुर 346 के प्रत्याशी रहे और चुनाव हार गए, इसके पीछे क्या कारण रहा? मैं जब 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, चूंकि मैं उसके पहले चेयरमैन रहा, लेकिन चूंकि जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन मैं सही बात है जनता के बीच में उतना नहीं रहा और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। उसके पहले पार्टी यहाँ बहुत कम वोट पाती थी। जब मैं प्रत्याशी बनकर आया, एक जैसी आम चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत नहीं पाती है, मैसेज जैसे लोगों ने फैलाया और जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं ये फैलाने में कामयाब भी हो गए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी चुनाव नहीं जीत सकती है। लेकिन अगर दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया होता, यह सीट निश्चित में भारतीय जनता पार्टी की झोली में चुनाव जीत। चूंकि जब मैं चुनाव में वोट पाया 45,000, 17 में, 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की सरकार चली, जनता को विश्वास हुआ। 17 में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनी, जनता को भरोसा हुआ। जब 19 में लोकसभा का पुनः चुनाव होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो निरहुआ यहाँ 59,000 वोट पाया। 59,000 वोट पाना ही भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण बनता। लेकिन अब चूंकि टिकट दोबारा हमको नहीं मिला, इसलिए मैं अब उसके आगे क्या कहूँ, जनता का बाकी आज भी मैं हम लोग क्षेत्र में काम करे घूम रहे हैं। उसी विषय पे ही मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि सन 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें आपको दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाया गया और विधानसभा मुबारकपुर के आप रहने वाले हैं, विधानसभा के आप प्रत्याशी पूर्व में रहे, दोबारा न सरकार ने टिकट आपको नहीं दिया और बाहरी प्रत्याशी यहाँ बनाया, तो इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी थी? हम तो ये समझते हैं कि अगर आपको शायद दोबारा प्रत्याशी बनाती तो आप शायद चुनाव जीत जाते।
भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। हम लोग इस दल के कार्यकर्ता हैं। कमल ही हमारा निशान है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय केशव जी, यही हमारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का मिशन ही हमारा मिशन है। हमारा जो भी प्रत्याशी आता है कमल, वहाँ लक्ष्मण मौर्य कोई दूसरा नहीं होता है, हमारा कमल निशान होता है। जो भी प्रत्याशी हमारा कमल निशान लेकर आ गया वह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। उसको हम तन मन से धन से लग करके उसको जिताने का प्रयास करते हैं और वही किए भी हम लोग। जो भी हमारा टिकट कटा, हमारे अरविंद भाई यहाँ प्रत्याशी हुए, लेकिन हम लोग जी जान से अपना मेहनत लगा करके इनको काफी से काफी वोट दिलवाए भी और ये मजबूत स्थिति में इस बार द्वितीय स्थान पर रहे। यहाँ जबकि बीएसपी हमेशा जीती थी, पर बीएसपी तीसरे स्थान पर चली गई। कहीं न कहीं निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया कि आज भाजपा यहाँ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इसे टिकट कटना मिलना ये सब पार्टी नेतृत्व का काम है। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि सपोज दैट आपको टिकट मिलता और जितना आप करीब रहे, जिस तरह से आपके प्रत्याशी करीब रहे, और कहीं आपको दोबारा मिलता, तो शायद यह इतिहास बदल सकता था और शायद इसका कहीं कुछ आपको मलाल है, ठीक है? टिकट करने का मुझको कोई चीज नहीं। पार्टी का नेतृत्व ही उसका आदेश मेरे लिए है सलाखों पर, जैसा पार्टी का निर्देश रहेगा। मैं चूंकि कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और कार्यकर्ता अपने नेता के वसूल सिद्धांत पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट नहीं दिया, मुझको कोई मलाल नहीं। मैं पूरा अपने हर स्तर पे लगा रहा और गांव-गांव घूमा भी, अपने प्रत्याशी को लेकर घूमा, कहीं कोई मलाल नहीं है। जैसा पार्टी का निर्देश आता रहेगा, हम लोग पार्टी के साथ जी जान से मेहनत लगा कर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। सन 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और इसमें आपको मुबारकपुर विधानसभा में या पूरे सदर में क्या जिम्मेदारी बनेगी, क्या भूमिका आप निभाना चाहेंगे, सरकार आपको क्या जिम्मेदारी देगी, इस पे क्या करें? 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता और हम भी उसके साथ लग करके एक एक बूथ को हम लोग मजबूत बना रहे हैं। एक एक बूथ पर हम जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, जो बूथ जीता वह चुनाव जीता। तो अपने नेता को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी विधानसभा में मजबूती के साथ लगेंगे। इसके साथ साथ पूरी सदर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती है और पुनः 2024 में लोकसभा चुनाव हम इन्हीं कार्यकर्ता के बल पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी का पुनः परचम लहराएंगे। आपका प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी देना पार्टी का काम है। कार्यकर्ता मैं कहा ना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। कमल का फूल जो आ गया वही हमारा प्रत्याशी है। हम देखते हैं विपक्ष आपका जो है सामने जाति जनगणना को बड़े जोर शोर से उठा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? जाति जनगणना लोग उठा रहे हैं, इसके पहले तो उनकी सरकारें रही हैं। 17 के पहले अखिलेश जी थे, बसपा की सरकार थी, क्यों नहीं लोग जनगणना करवाए? जनगणना करवाना चाहिए। अगर नहीं करवाए हैं, कहाँ भूल गए थे उस समय? जनगणना नहीं याद आया कि इस देश में, इस प्रदेश में भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं। अगर उनको इतनी चिंता थी तो कम से कम उनको करवा लिए होते। इस पर आपका भी क्या मत है? जनगणना होना चाहिए, अगर आवश्यकता है तो होनी चाहिए। लेकिन ये लोग अब तक कहाँ थे? ये लोग सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भी सपा बसपा की सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी उसके पहले सरकार थी। अब तक इन लोग जाति जनगणना नहीं याद आया? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्व समाज के लोगों को सामने किया, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया,
अनिल राजभर को प्रदेश का मंत्री बनाया, सर्व समाज के लोगों ने राजनीतिक भागीदारी दिया। तब इनको आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, हमारा प्रदेश देश मजबूत हो रहा है। ये लोग एक प्रदेश स्तर पे देश स्तर पे दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि देश का भाईचारा बिगड़े, माहौल बिगड़े, देश जातियों में बटे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने मजबूत हैं, इतने सक्षम हैं कि इनके किसी कार्यों पर सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि भाजपा का एक नारा है, एक देश रहेगा, एक मजबूत देश बनेगा। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। भारत संकल्प यात्रा, इससे का क्या उद्देश्य है? आपके पार्टी ने इस यात्रा को क्या समझ कर? भारत विकसित संकल्प यात्रा, इसमें एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो गांव की जनता है वो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको ग्रामीण स्तर पर पहुंच नहीं पाती हैं, लोग जान नहीं पाते। और इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार उनको गांव-गांव तक सरकारी कर्मचारियों को भेज करके उनको कार्यक्रम के माध्यम से बताती है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना प्रचार प्रसार के लोग जान नहीं पाते। और तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि गांव का आदमी, जैसे हम लोग चौपाल लगाए, चौपाल में तमाम लोगों को किसान सम्मान निधि मिला, फिर रुक गया, वो जान नहीं पाए कि किस कारणवश नहीं मिला। जब हम लोग लेखपाल को बुलाए, कृषि अधिकारी को बुलाए, तो बताया कि सर इनका बैंक जो है तो बंद हो गया है, एक बैंक अकाउंट। अच्छा, जनता भी, हर जनता अखबार पढ़ती नहीं है, हर जनता हमारी टीवी देखती नहीं है, इसलिए सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम चल रही है। और आज भी मुझको लगता है काफी गांव में, और गांव में इससे काफी इंटरेस्ट भी हो रहा है। और दूसरी चीज, जो पहले बेईमानी होती थी जनता के साथ, अधिकारी कर्मचारी घटता, जैसे कोटेदार बदमाशी कर रहा है, सेक्रेटरी आवास के नाम पैसा ले लेता था, लेखपाल खतौनी बनाने के नाम पे पैसा ले लेता था, ये सारी चीजें हम लोग पूछते भी हैं, भाई आपको आवास मिला तो सेक्रेटरी पैसा नहीं ना आपसे लिया, कोटेदार गल्ला बांट रहा है तो जितना मानक उतना दे रहा है कि नहीं आपको दे रहा है? तो जनता कहते नहीं नहीं, अब सारी चीजें सही हो गई हैं। अब चूंकि एक चर्चा जैसे दिमाग में आ गया कि मोदी जी और योगी जी की सरकार जब से बनी है तब तक बेईमानी रुकी है, और सारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच जा रहा है, घर-घर तक पहुंच जा रहा है। किस घर में शौचालय नहीं बना है, हर आदमी नहीं जानता था, लेकिन अब बताया गया कि शौचालय सबके घर में आवश्यकता है, सारे लोगों की आवश्यकता है। मान लीजिए जो अपने पैसा वाले लोग तो बनवा लेते हैं, तमाम हमारे गरीब भाई ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में शौचालय नहीं बना पाते थे, लेकिन सरकार द्वारा जब हम लोग गांव-गांव गए तो भैया हमारा नहीं बना है, तो हम लोग सेक्रेटरी से कह करके, प्रधान चूंकि रहते थे हर कार्यक्रम में, उनसे कहा गया कि भाई अगर इनके पास शौचालय नहीं है तो इनको शौचालय की व्यवस्था कराई, शौचालय बनवाया जाए। आज करोड़ों शौचालय पूरे देश में बने हैं। ये सब सरकार की योजनाएं यही है, विकसित भारत यात्रा का एक यही संकल्प। हमारा अगला प्रश्न है आपसे, विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, और आप सरकार में हैं, और सरकार के साथ आप एक जनता भी हैं, आप भी इस समाज में रह रहे हैं। आपको कैसा लगता है, क्या यह मुद्दा जायज है? देखिए, महंगाई कहीं नहीं देश स्तर पे है, यह तो एक बहाना, जैसे कोई कार्य नहीं जब रहता है आदमी को तो ढूंढता है, तो ढूंढ कर क्या निकालेगा। मोदी जी के कार्य, योगी जी के कार्य जन जन में बैठ गए। मोदी जी के जो विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा जो निकली है देश स्तर पे, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया तो ये लोग महंगाई कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, महंगाई रहता अगर
2014 का लोकसभा आदरणीय मोदी जी जीते, 2017 का विधानसभा जीते, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जीते, फिर 2022 का चुनाव जीते। यही हमारे देश की जनता हमारे कार्यों पर हमको वोट दे रही है ना। अगर हमारे कार्य खराब रहते, जब जब समाजवादी पार्टी एक बार सरकार बनी, दूसरी बार नहीं आई, बसपा सरकार बनी थी, दूसरी बार नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से उस सरकार की क्या तुलना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चुनाव जीतती जा रही है। यही नहीं, अभी 4 प्रदेश का चुनाव हुआ, 3 प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी ने जीता। जो विपक्ष था खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी वहां कहीं अपना उन्हें अस्तित्व नहीं बचा पाई। उत्तर प्रदेश का देखिए विधानसभा चुनाव हुआ 22 का, ये लोग महंगाई चिल्लाए, सब कुछ चिल्लाए, लेकिन जनता ने देखा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पुनः इस प्रदेश में गुंडा राज कायम होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती तो भ्रष्टाचार तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी सरकार में हुआ, गुंडा राज समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरी जनता अमन चैन में है। हमारा व्यापारी भाई अमन चैन से है, हमारा किसान भाई अमन चैन से है, हमारे नौजवान भाई अमन चैन से हैं, सारे लोग अमन चैन से हैं, पूरा देश अमन चैन से है। कहीं बताइए जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी पूरे देश में दंगा हुआ हो? कहाँ चले गए दंगा करने वाले लोग? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं था, इसलिए दंगाई जो है हर जनपदवार गांव-गांवार दंगा करते थे, गुंडे करते थे। आज तमाम ऐसे गुंडे जिनको अधिकारियों ने निपटा दिया। बाबा ने बुलडोजर चलवाया, जो जनता के साथ थोड़ा सा गुंडे किए। हमारी माँ बहनें आज रात भर घूमे, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सबके अंदर एक भय बना हुआ है कि अगर हम माँ बहनों का सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में हमको रहने का अधिकार नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता की चर्चा करे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी है तब से प्रदेश का, देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। इसी लोगों के पास कोई मुद्दा दूसरा नहीं है, तो महंगाई एक पाते हैं, इसके अलावा इनके पास रोने के अलावा कुछ है। आपने कहा 3 राज्यों में आपने चुनाव जीता, जनता का प्यार मिला, लेकिन विपक्ष तो कहती है कि जनता का प्यार नहीं मिला, आपने ईवीएम में फ्रॉड करके इस चुनाव को जीता। क्या कहना चाहिए? ईवीएम तो भारतीय जनता पार्टी समय में आई नहीं, ईवीएम तो उसके पहले आई थी। अगर फ्रॉड होता, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नया भारत बना दिया है पूरे भारत में। ये नया भारत, एक विकसित भारत जो मोदी जी के नेतृत्व में चला है। जन जन याद करिए, जब इस देश में कोरोना था पूरी दुनिया में, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव लेकर के जनता के लिए गेहूं, चावल, तेल, अनाज, नमक सारी चीज मुहैया कराता था। जनता बंबई से पैदल आती थी, कलकत्ता से पैदल आती थी, पश्चिम बंगाल से पैदल आती थी, मतलब भारत के कोने-कोने से अपने घर जाती थी, तो रास्ते में कोई दूसरी पार्टी कार्यकर्ता नहीं मिलता था। हमारा संघ का कार्यकर्ता मिलता था, हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलता था। वह मिठाई लेकर मिलता था, वह जो बिस्कुट पानी लेकर मिलता था, वो चप्पल लेकर। जब हमारे तमाम ऐसे भाई थे जो बंबई से चले, पता चला कि आजमगढ़ आते तो उनका चप्पल टूट जाता था, उसके लिए चप्पल की व्यवस्था होती थी। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम लोगों के लिए भी निर्देश हुआ था कि देखिए जनता को कोई परेशानी न हो, क्योंकि सारे दल सो रहे हैं। वो जानते थे कि हम जाएं चाहे न जाएं, वो डरते भी थे कोरोना से, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कभी डरे। ये मीडिया ने भी उसको देखा, मीडिया में चला भी कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता जनता के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो जनता ने भी देखा कि जब हमारे सुख दुख में
हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, उसके नेता खड़े हैं। तो ऐसी सरकार की देश की आवश्यकता है। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी, क्योंकि कार्य इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई झुठला नहीं सकता। जिस समय 2 महीना लॉकडाउन लगा, उसके बाद भी कभी बताइए कभी राशन रुका? सभी लोगों को राशन मुहैया होता रहा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6-6 हजार रुपया हर किसान के खाते में डालने का काम किया। तो जब मौके मौके पर उनकी मदद सरकार करती गई, जिस चीज की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पूर्ण होती चली गई। जो उसको गाड़ी से जो आना चाहे उनको गाड़ी की व्यवस्था किया गया, ट्रेन की व्यवस्था किया, बस की व्यवस्था किया गया, उनको घर तक पहुंचाया गया। पहुंचाने के साथ साथ 1-1 महीने का उनको भोजन की व्यवस्था कराई गई। तो जनता ने उसको देखा, विपक्ष को एकदम देख लिया कि ये सिर्फ लोग वोट के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए नहीं, सेवा के लिए राजनीति करती है। इसीलिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सेवा को देख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने चुना। अध्यक्ष जी, आप मुबारकपुर विधानसभा के निवासी भी हैं, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे। यहाँ पर मुबारकपुर की जनता की 2 समस्याएं। मुबारकपुर की जनता अपने मुबारकपुर से दूसरे शहरों के लिए जो यहाँ बस अड्डा बना, उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विपणन केंद्र यहाँ के बुनकरों के लिए एक बाजार दिया था बहुत बड़ा, वो भी सुचारू ढंग से नहीं शुरू हो रहा है। इस पर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और इस पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे यहाँ रोडवेज बना है, इस पर बसें चल रही हैं। इस समय का पहले भी जब मैं 2017 में चुनाव लड़ा था, हमने 18-19 में से ही बस चल रही है यहाँ पर। ये जितनी आवश्यकता है उतनी बस यहाँ आ रही है, और यहाँ से लखनऊ भी बस जाती है, दिल्ली भी जाती है। और विपणन केंद्र का जहाँ तक सवाल है, तो विपणन केंद्र में वहाँ बुनकरों का समाजवादी पार्टी का किस सिस्टम से वहाँ बनाए हैं, अब वह समाजवादी पार्टी के ही लोग बता पाएंगे कि हमारी सरकार में जैसे हमने अभी 19 में आदरणीय मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया था, और शायद माननीय मुख्यमंत्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में मुबारकपुर की साड़ी को लिया गया है। कि मैंने 2019 में किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जब आए थे आजमगढ़। मैंने कहा कि आज बनारस की पहचान हमारे मुबारकपुर से है, और हमारे मुबारकपुर एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जो साड़ी के क्षेत्र में मूल व्यवसाय यहाँ का साड़ी का है, और यहाँ इतना बढ़िया साड़ी बनती है, ये लोग मजबूरी में बनारस जाते हैं और वो अपना ब्रांड मार करके बनारसी, कभी नहीं कहते हैं कि मुबारकपुर साड़ी, वो बनारसी ब्रांड बना करके उसको बेचते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में इसको शामिल भी किया है। तो अब वो साड़ियाँ का व्यवसाय भी बढ़ा इधर। जब से अपनी सरकार आई है तब से साड़ी का, चूंकि मुझसे कई व्यवसायियों से बात हुआ है, सारे व्यवसाय करने ने अब हम लोग साड़ी जो है मंगाई जा रही है, उसका अब हम लोग प्रोडक्शन करके दिया जा रहा है। अब चूंकि मार्केट के लिए हो सकता है वहाँ मार्केट अभी न चालू हो, या व्यापारी वहाँ दुकान न खोलते हो, इसलिए जो है वहाँ भी चल नहीं पा रहा है। नहीं तो खोलते तो जरूर चलती, व्यापारी को आते। क्योंकि हमारी सरकार तो इस तरफ देखिए, अभी पिछले वर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा व्यापारियों का, पूरे विश्व स्तर के व्यापारियों का एक कार्यक्रम किया था, सेमिनार किया था। उसमें दुनिया भर के व्यापारी आए थे। एक व्यापार बढ़ाने का ही काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसको व्यापार के क्षेत्र में सरकार भी चाहती है कि जब तक हम व्यापार से नहीं जोड़ेंगे, जब तक उद्योग धंधे को नहीं बढ़ाएंगे, तो विकास नहीं कर सकते हैं। और तमाम ऐसे विश्व कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। जब कंपनियां आएंगी तो उसी के माध्यम से इसको भी जोड़ करके उसको और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, और सरकार भी करेगी इसके। नहीं, शासन प्रशासन चाहे तो जैसे हर जगह मेला लगता है, उस तरह विपणन मेला लगवा करके उसको सुचारू ढंग से फिर से शुरुआत चालू करवा दिया जाए। इस पर आप क्या कहें?
हो सकता है। अगर विपणन केंद्र पे मेला लगा करके जैसे कोई बताए तो हम लोग क्या करना, तो उस हिसाब से हम लोग बात करके अधिकारी से भी बात करेंगे, ऊपर सरकार से बात करना उसपे बात करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग मेला लगवाने का भी काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि मुबारकपुर के विकास के लिए जितना हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। अभी देखिए जैसे ये रोड पहले पतला था सागर से मुबारकपुर वाला, मैंने आदरणीय केशव जी से सिफारिश करके और इसको मैंने 15 करोड़ रुपया यहाँ पर लाया और देखिए आज चौड़ीकरण हुआ। मुबारकपुर विधानसभा में विश्वविद्यालय मुबारकपुर विधानसभा में बना हुआ है। तो ऐसा नहीं, मुबारकपुर विधानसभा में सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से जो है कि हम मुबारकपुर विकास के जितना जो भी हमारे लिए आप लोग सजेशन दीजिए। हम लोग चाहे मुख्यमंत्री जी से, चाहे सम्मानित मंत्री जी से, चाहे भारत सरकार के मंत्री से जो भी कहना होगा, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमें 24 घंटा एनी टाइम हम तैयार हैं। सिर्फ आप लोग बताते रहे कि ऐसे 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 लोग कहना है, हम लोग वहाँ चलेंगे, वहाँ कहेंगे। मेरा जो अगला प्रश्न था उसका भी शायद आपने जवाब दिया। मेरा अगला प्रश्न यही था कि सरकार के एक इकाई के रूप में आप जनता को कैसे हित कर रहे हैं, जनता का हित कैसे कर रहे हैं? तो जैसे आपने सड़क के लिए पैसा लेके आए और सड़क बनवाए, तो इसी से कुछ और आप कहना चाहेंगे जनता का किस प्रकार से हित कर रहे हैं? देखिए हम लोग जनता को डायरेक्ट सुविधा सरकार दे रही है। सारी चीजें सरकार की जितनी योजनाएं हैं हम लोग खुद मीटिंग कर करके, नगर पालिका स्तर पर भी मीटिंग होती है, गांव स्तर पर मीटिंग होती है, ब्लॉक स्तर पर मीटिंग होती है, विभागों की भी मीटिंग होती है और जितने मीटिंगों में सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी को बुलाया जाता है और सरकार की नीतियों को बताया जाता है और अधिकारी से भी कहा जाता है कि आप लोग जो है जितनी सरकार की योजनाएं हैं जनता तक घर घर तक पहुंचाइए। और आज योजनाएं पहुंच भी रही हैं। सरकार का भी लक्ष्य है, हमारा भी लक्ष्य है और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का भी लक्ष्य है कि अपनी ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी योजनाएं हैं हर घर तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, जिससे कि सरकार की छवि को और मजबूत किया जा सके और वही हमारा लक्ष्य है। जनता के सवालों का बहुत बढ़िया, बहुत ठोस जवाब आपने दिया। अंत में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से इस देश में सरकार बनी है, पुनः जिस तरह 24 घंटा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के नौजवान, किसान, व्यापारी, हमारे मजदूर भाई सारे लोगों के लिए खड़े रहते हैं। दिन भर सोचा करते हैं कि हम कौन से ऐसे कार्य करें जिससे हमारे देश में कोई दिक्कत परेशानी न आवे। सारे लोगों के विकास की बातें सोचे करते हैं, एक नया भारत की कल्पना कर रहे हैं, एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। उसको मजबूत करने के लिए 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें कि तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। यह हम लोगों की कामना है, शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।